नमस्कार। तो देखिए 9 मई 2024 को जो था वो कंडक्ट किया गया था असिस्टेंट लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम। ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो था वो कंडक्ट किया गया था। इसका देखिए यहाँ पर तो हमने पेपर 1 का एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, जिसने हमने लगभग 14 क्वेश्चन हिमाचल जीके के कवर कर लिए थे। अभी जो बाकी के क्वेश्चन बच जाते हैं वो यहाँ पर कवर कर लिए जाएंगे। इसकी आंसर की आ चुकी है, आंसर की मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी थी। अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले भी हमने पार्ट 1 डिटेल से ही डिस्कस किया था, ताकि अगर आने वाले एग्जाम में पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ भी लिंक कर पूछता है तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएं, 2 या 4 या 6 नंबर जितने भी बनते हैं वो पक्के हो जाएं। ठीक है, तो लिंक करके हम हर एक क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश हु इज रिकमेंडेड फॉर अर्जुन अवार्ड 2023। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसकी जो है वो अर्जुन अवार्ड 2023 के लिए अनुशंसा की गई है। तो किसकी रिकमेंडेशन की गई है? ये रितु नेगी की गई है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रितु नेगी कौन सी खेल से संबंध रखती हैं? कबड्डी से जो है ये संबंध रखती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। देखो, अर्जुन अवार्ड की सबसे पहले बात की जाए तो ये अवार्ड कब से दिया जा रहा है, या फिर पहली बार ये अवार्ड जो था वो कब दिया गया था? 1961 में ये अवार्ड पहली बार दिया गया था। खेल की श्रेणी में ये अवार्ड दिया जाता है और भी बहुत सारे खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया गया, जैसे कि मोहम्मद शमी जो क्रिकेट से संबंध रखते हैं उनको जो था ये अवार्ड दिया गया अभी। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट नाम रितु नेगी का इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये हिमाचल से जो है वो संबंध रखती हैं, हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये संबंध रखती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स स्टेट। तो बोलते हैं कि कौन सा जो है वो इनमें से मंदिर अपने स्टेट के साथ जो है वो करेक्टली मैच नहीं किया गया है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उदयगिरी और खंडगिरी केव जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। अच्छा, ये फिर कहाँ पर स्थित है? अगर ये मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है तो ये कहाँ पर जो है वो स्थित है? अगर हम बात करते हैं उदयगिरी और खंडहरी जो केव्स आती हैं वो कहाँ पर आती हैं, तो ये उड़ीसा स्टेट में जो है वो आती हैं, मध्य प्रदेश में नहीं, उड़ीसा स्टेट में जो है ये आती हैं। अगर हम बात करते हैं लिंगराज टेम्पल की, तो ये जो है वो उड़ीसा में ही स्थित है। अगर हम बात करते हैं कन्हेरी केव्स की, तो ये महाराष्ट्र में ही स्थित है। मीनाक्षी टेम्पल की बात करते हैं तो ये भी जो है वो तमिलनाडु में ही स्थित है। वैसे ही हम कुछ एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम जानेंगे, या फिर इम्पोर्टेंट साइट्स हम जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि धौलावीरा हो गया, वो कहाँ पर पड़ता है? ये जो है वो इंडस वैली साइट्स में आ जाता है, गुजरात में जो है ये पड़ता है। शांति निकेतन, जिसको अभी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है, वो वेस्ट बंगाल में जो है वो पड़ता है। होशाला टेम्पल कहाँ पर स्थित है? वो कर्नाटक में जो है वो पड़ते हैं, वो आपने ध्यान रखने। ये 2023 में जो है वो ऐड किया गया था। और अगर हम बात करते हैं कि और क्या क्या है हमारे पास, तो रानी की वान है एक। रानी की वान जो है ये कहाँ पर स्थित है? रानी की वान जो है ये स्थित है, आपने ध्यान रखना है, गुजरात में ये स्थित है। कि ये कहाँ पर स्थित? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, ये महाराष्ट्र में जो है वो स्थित है। हुमायूं का टॉम्ब जो है मकबरा उसका, वो दिल्ली में जो है वो स्थित है और यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो है ये स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। एलिफेंटा केव्स आती हैं, ये महाराष्ट्र में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है, एलिफेंटा केव्स। और फतेहपुर सिकरी ये उत्तर प्रदेश में आता है, ये भी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में स्थित है। सूर्य मंदिर जो कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है, वो आपने ध्यान रखना है। एलोरा केव्स आपने महाराष्ट्र की ध्यान रखनी है। अजंता केव्स आपने महाराष्ट्र की ध्यान रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है वो साइट्स हो गई, इन सभी को ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। बोलते हैं आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच हैज़ हाईएस्ट रेवेन्यू डेफिसिट इन 2022-2021। 2020-2021 का पूछा गया है 2020-21 का। तो अगर हम बात करते हैं कि किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर कौन सा राज्य, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है जिसका 2020-21 में सर्वाधिक राजस्व कमी है, जहां पर रेवेन्यू डेफिसिट सबसे कम है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन देखो नेट सेट पूछ लिए गए तो सही भी हो जाते हैं। अगर कई बार एग्जामिनर अक्सर कंफ्यूज करने की कोशिश करता है और वो चाहता भी है कि आप इन क्वेश्चंस को ना अटेम्प्ट करें, तो ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपको लगता है कि आपने कभी पढ़ा भी नहीं है, उनको कोई आइडिया भी नहीं है जा सकता, तो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन छोड़ भी देने चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर वॉज कोटेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हाइल प्रेजेंटिंग द हिस्टोरिकल बजट ऑफ इंडिया इन 1991।
तो बोलते हैं कि वर्ष 1991 में भारत का जो ऐतिहासिक बजट है वो प्रस्तुत किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, जो बाद में चलकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी जो था वो बने थे। इनके द्वारा जो था वो वहाँ पर कुछ शब्द बोले गए थे, वो किसके शब्द वहाँ पर बोले गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा विक्टर ह्यूगो के शब्द जो था वो वहाँ पर बोले गए थे। विक्टर ह्यूगो, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्या ये सब थे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 1991 के बजट स्पीच के दौरान बोले गए थे? इनके द्वारा बोला गया था, इस टाइम क्या बोला गया था? नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। बोलने का मतलब ये था कि पृथ्वी पर कोई शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ चुका है। तो ये सब जो था वो उनके द्वारा उस टाइम बोले गए थे 1991 के बजट के दौरान, बजट स्पीच के दौरान अपनी। अगर हम बात करते हैं कि 1991 ही स्पेसिफिक रूप से क्यों पूछा गया है, तो 1991 में देखो, पहले तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइम मिनिस्टर उस टाइम इंडिया के कौन हुआ करते थे। 1991 में जो था वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव, ये आपने ध्यान रख रहा है। और 1991 में रिफॉर्म भी आए थे। वो रिफॉर्म कौन थे? वो ऐसे रिफॉर्म थे जिन्होंने इंडिया की इकॉनमी को जो था वो पूरी तरह से जो था वो चेंज कर दिया था। और आज हम देखते हैं इंडिया की इकॉनमी की एक अच्छी शेप है, ग्लोबलाइजेशन है, वो उन्हीं 1991 के रिफॉर्म्स के कारण है। इन जो 1991 की रिफॉर्म्स हैं इनको एलपीजी रिफॉर्म कहा जाता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन इकॉनमी में आई, प्राइवेटाइजेशन आई और ग्लोबलाइजेशन आई। आज हम देखते हैं कि कोई भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है, ओपनली इन्वेस्ट कर सकता है, और इंडिया भी कहीं पर जाकर इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो ग्लोबलाइजेशन का ही उदाहरण देखने को है। हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने हज़ारों लाखों लोगों को जो है वो रोज़गार दे रखा है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 1991 में। पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। मनमोहन सिंह जो था वो वित्त मंत्री हुआ करते थे। बाद में चलकर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने। तो वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर कब बने थे? तो वो 2004 में जो था वो पहली बार प्राइम मिनिस्टर जो था वो बने थे। ये आपने ध्यान रखना है। एग्जामिनर देखो कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ही पूछेगा, वो मनमोहन सिंह के बारे में पूछ सकता है। उसके बाद वो कब बने? 2004 के बाद 2009 में फिर से इलेक्शन होते हैं, तो ये फिर से जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग हुज नॉमिनेशन इज इन द्रोणाचार्य लाइफ टाइम कैटेगरी अवार्ड 2023 इन गोल्फ एज अ कोच। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से गोल्फ के लिए द्रोणाचार्य जो कोच हैं उन्हें आजीवन वर्ग पुरस्कार दिया गया है 2023 का। उनकी पहचान कीजिए, वो कौन है? तो गोल्फ के लिए जो अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है? उनका नाम आपने ध्यान रखना है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है कोच जसकीरत सिंह गिरवाल। कोच जसकीरत सिंह गिरवाल जो है वो उनका नाम है। अब हम बात कर लें अगर द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 में जो दिए गए, 23 में ये जो अवार्ड दिए गए ना लाइफ टाइम कैटेगरी में जो ये विनर रहे वो कौन कौन रहे? एक तो जसकीरत सिंह गिरवाल हैं, गोल्फ के ये कोच हैं, ये आपने ध्यान रखना है। एक भास्करन ई हैं, ये कबड्डी के जो हैं वो कोच हैं। एक जयंत कुमार पुसीलाल हैं, ये जो है वो टेबल टेनिस गेम से जो है वो संबंध रखते हैं। इनका नाम आपने ध्यान रखना है। अब देखो ये नाम क्या इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे, और कितने इंपॉर्टेंट है। ये नाम इतने इंपॉर्टेंट हैं कि 3 ही लोगों को ये दिया गया है लाइफ टाइम अवार्ड 2023 में, और तीनों के नाम इंपॉर्टेंट है। इनकी खेलों के नाम भी इंपॉर्टेंट है। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो दिया जाता है 2023 का, वो किसको दिया गया? वो बैडमिंटन के खिलाड़ी थे 2 जिनको दिया गया। एक श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज थे, उनको दिया गया, और एक चिराग चंद्रशेखर सेठी थे, उनको जो था वो दिया गया। अर्जुन अवार्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर लें ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, तो ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया मंजुषला कंवर को, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। एक विनीत कुमार शर्मा को दिया गया, हॉकी से संबंधित है। कविता सेल्वराज को दिया गया, ये कबड्डी से जो है वो संबंधित है। तो इनके नाम आपने नोट करने हैं, ध्यान रखने हैं कि किस किस को जो था वो कौन कौन सा अवार्ड दिया गया। वैसे हमने पहले रिवाइज कर रखे हैं जब दिए गए थे, परंतु फिर से रिवाइज हो रहे हैं, मौका मिल रहा है तो ज़रूर रिवाइज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, बोलते हैं चूज द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ वोट्स विद विच द बीजेपी गॉट इन राजस्थान स्टेट असेंबली इलेक्शंस। तो बोलते हैं कि बीजेपी को कितने % वोट जो था वो राजस्थान में मिले थे। तो 2023 में इलेक्शन होते हैं राजस्थान में, और राजस्थान में बीजेपी को कितने % वोट मिलते हैं? अबाउट 42% यहाँ पर जो है वोट इनको मिलते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब राजस्थान में जो था वो इलेक्शन हुए तो ऑब्वियसली जो था वो यहाँ पर जो था वो क्या हुआ होगा? सरकार नहीं बनकर आई होगी। तो सरकार नहीं बनकर आई होगी तो राजस्थान के CM भी जो था वो
बने होंगे। राजस्थान के सीएम बने भजन लाल शर्मा, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। राजस्थान में जब विधानसभा की बात हो रही है तो विधानसभा की टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 200 सीट्स जो है वो विधानसभा की यहाँ पर हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि 200 सीट्स जो हैं वो यहाँ पर विधानसभा की जो है वो आती हैं। बात करें हम यहाँ पर कि अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का एनडीए अलायंस जो है वो उसको 118 सीटें मिली हैं, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका जो इंडिया अलायंस है उसको 73 सीटें मिली हैं। ठीक है जी, वो आपने ध्यान रखना है 200 में से कि किसको जो है वो कितनी सीटें जो है वो मिली हैं। और यहाँ पर अदर भी चुनकर आए हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट हो गए, बीएसपी के हो गए, एक वैकेंट भी है अभी, वो नोट करना है। अगर हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स जो हैं वो कितनी है राजस्थान में, अगर हम टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट की बात करते हैं तो देखो टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स जो अभी लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं तो लोकसभा की जो है वो टोटल नंबर ऑफ 25 सीट्स जो हैं वो यहाँ पर हैं। और अगर हम बात करें राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं तो 10 सीटें जो हैं वो यहाँ पर हैं। अभी देखो मध्य प्रदेश में भी तो इलेक्शन हुए थे। देखो बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जब इलेक्शन हुए तो 48% वोट्स जो था वो बीजेपी को मिले, अप्रॉक्सीमेटली 40% वोट्स जो था वो कांग्रेस को मिले, और बीएसपी को 3% वोट जो था वो यहाँ पर मिले थे। ये आपने ध्यान रखना है कि किस पार्टी को जो था वो कितने वोट जो था वो मिले थे। और अगर उसी तरह अगर हम बात करें कि बीजेपी की सरकार बनकर आई तो चीफ मिनिस्टर कौन बने मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए, मोहन यादव उनका नाम है, मोहन यादव का नाम पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड बोधो, संथाली, डोगरी, मैथिली एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो बोलते हैं कि बोधो हो गया, संथाली हो गया, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया, इन भाषाओं को जो था वो भारतीय संविधान के किसी संशोधन से जो था वो 8वें शेड्यूल में जो था वो संशोधन शामिल किया था। देखो हमारा जो 8th शेड्यूल है ना उसमें 22 लैंग्वेजेस जो हैं वो आती हैं। 22 लैंग्वेजेस जो आती हैं ना उनमें से ये वो अलग अलग टाइम पर ना अलग अलग लैंग्वेजेस जो था वो ऐड हुई, ऐसा नहीं कि एक ही बारी में सारी लैंग्वेजेस ऐड हो गई थी। तो पहले जब हमारा 8th शेड्यूल आया था तो 8th शेड्यूल में ओरिजिनली 14 ही लैंग्वेजेस हुआ करती थी, बाद में चलकर कुछ और लैंग्वेजेस जो था वो जोड़ी गई थी। ये बोडो हो गई, डोगरी हो गई, मैथिली हो गई, संथाली हो गई। ये 92nd अमेंडमेंट हुई थी, 92nd अमेंडमेंट हुई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। कौन से ईयर की ये अमेंडमेंट है, 2003 की ये अमेंडमेंट है, और इन भाषाओं को यहाँ पर ऐड किया गया था। क्या इसके अलावा भी कोई और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो हमारे इस 8th शेड्यूल से जुड़ी हुई है? हाँ, आपने ध्यान रखना है 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया गया था, इसे जो ओरिया भाषा थी ना, ओरिया भाषा, उसको रिनेम कर दिया गया और ओडिया कहा गया उसको। इस तरह से ओरिया को ओडिया रिनेम किया गया। ये 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 से जो था वो संभव हो पाया था। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि लैंग्वेजेस कौन से शेड्यूल में है, आपका आंसर होगा 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22। ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी, 14। और ये बोडो, संथाली, डोगरी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से की गई ऐड, 92nd, कौन से ईयर में, 2003 की ये बात है। ये ध्यान रखना है। अगर देखो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं ना अगर आप, तो पीजीटी में आपको पता है वाइड सिलेबस है, कुछ भी पूछा जा सकता है, और पेपर 1 सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि पास होना ज़रूरी है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन किसी भी तरह से कुछ भी पूछ सकता है, उसके लिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज़ का लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ को जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी होगी और आपको अपनी परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा अगर ऑनेस्टली प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ है जो सफलता आपको दिलाएगी, साथ में अच्छा स्कोर आपको दिलाएगी। पब्लिक सर्विस कमीशन तो कुछ भी पूछ सकता है, अब आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, किताबों का साथ नहीं छोड़ना है। ये बेसिक चीज़ें हैं, सफलता डेफिनेटली मिलेगी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट मैच्ड करेक्टली विद इट्स ऑथर। तो कुछ एक किताबें दी गई हैं, कौन सी किताब अपने ऑथर के साथ जो है वो करेक्टली मैच नहीं की गई है। पहला तो ऑप्शन है नील दर्पण। नील दर्पण जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच किया गया है दीनबंधु मित्रा जी के साथ, ठीक है जी, ये तो करेक्टली मैच किया गया है। इसके अलावा अब यहाँ पर दिया गया है रेबल्स अगेंस्ट राज और द विलेज बाय द सी, और यहाँ पर द
सर्कल ऑफ रीजन यहाँ पर दिया गया है। सर्कल ऑफ रीजन अमिताभ घोष के द्वारा ही लिखी गई है। विलेज बाय द सी ये भी अनीता देसाई के द्वारा ही लिखी गई है। रेबल्स अगेंस्ट राज की बात करें तो ये प्रीति सिंह के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यही सही आंसर होगा ऑप्शन बी। रेबल्स अगेंस्ट राज किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। रामचंद्र गुहा का नाम आपने ध्यान रखना है जिनके द्वारा ये लिखी गई है। यहाँ जितना ध्यान रख सकते हैं आप। और इस तरह से कुछ एक इम्पॉर्टेंट किताबें मैं आपको अगर रिवाइज कराऊं तो एक किताब है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब स्टीफन हॉकिंस के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ये आपने ध्यान रखना है। एक किताब है महात्मा गांधी एंड हिज मिथ। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मार्क शेपर्ड के द्वारा लिखी गई है। मार्क शेपर्ड ने जो है ये किताब लिखी है। ये इम्पोर्टेंट किताब है और ये आपने नोट करनी है। साथ में एक किताब है ऑन फायर। ऑन फायर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? बेन स्टोक्स के द्वारा ये लिखी गई है। बेन स्टोक्स ने ये किताब जो है वो लिखी है। अब देखो बात पता भी है क्या है, बात बहुत सारी किताबें हैं, आप कितनी याद रखेंगे? तो रैंडम सी किताबें हम पढ़ते रहते हैं, उनको एक साथ लिख लें, पूछी गई तो हेल्प वहाँ से ही हो जाएगी। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट हरियाणा स्टेट। तो हरियाणा स्टेट के बारे में कुछ एक स्टेटमेंट्स दी गई हैं। कौन सी स्टेटमेंट सही है? 23 का अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए सही आंसर है। इट्स जियोग्राफिकल एरिया इज 1.4% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। अभी देखो हरियाणा में काफ़ी आगे पीछे की हलचलें हमें देखने को मिली। हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर जो था वो बनाया गया। चीफ मिनिस्टर बनाया गया हरियाणा का नायब सिंह सैनी को। उनका नाम आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर सूरजकुंड मेला जो है वो दिया गया है। ये जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला होता है ये होता हरियाणा में ही है और इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये मेला जो है वो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला जो है वो हरियाणा के फरीदाबाद में फरवरी महीने के आसपास जो है वो होता है। तो फरवरी महीना आपने ध्यान रखना है कि फरवरी महीने में ये हरियाणा में सूरजकुंड मेला जो है वो होता है, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। इतना ध्यान रख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं। बोलते हैं आइडेंटिफाई द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक वेयर द रोज रेवोल्यूशन वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द चेंज ऑफ पावर फ्रॉम फॉलोइंग। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से उस अतीत काल के सोवियत गणराज्य की पहचान कीजिए जहां पर सत्ता के बदलने के लिए रोज रेवोल्यूशन का आयोजन जो था वो किया गया था। तो ये रोज रेवोल्यूशन का आयोजन किया गया था, कहां पर जो था वो किया गया था? 24 का ऑप्शन डी जॉर्जिया जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जॉर्जिया में ये रोज रेवोल्यूशन चली थी। क्वेश्चन पूछने वाला ये पूछ लेगा कि ये रोज रेवोल्यूशन जो था वो जॉर्जिया में चली थी, कौन से ईयर में चली थी? 2003 में जो था ये रोज रेवोल्यूशन जो था वो चली थी। यहाँ पर देखो एक अहिंसक परिवर्तन था ये, एक मतलब हिंसा यहाँ पर नहीं हुई थी। यहाँ पर सत्ता बदलने के लिए ये किया गया था और परिणाम स्वरूप ये हुआ था कि राष्ट्रपति जो यहाँ के थे एडुआर्ड सेवनर्जे थे यहाँ के। इनका नाम देख लेना, एडुआर्ड सेवनर्जे थे, कुछ अजीब सा नाम था, इस तरह से थे ये। और इनको इस्तीफा जो था वो देना पड़ा था और फिर इसको बताया गया था वहाँ पर कि ये लोकतंत्रीकरण के लिए जो है वो एक नई लहर है, लोकतंत्र की ये पहचान है कि इस तरह से अहिंसात्मक वे में ये चीज़ें हो गई। तो यही है, कब चली थी, कहाँ पर चली थी, क्यों चली थी, बस ये बेसिक सी चीज़ें पता होंगी तो एग्जाम में पूछा गया तो वो लिंक हो जाएगा इजीली। 25 में बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक धातु की निम्न पहचान की जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है ऑब्वियसली एल्यूमिनियम जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अर्थ की क्रस्ट में पाया जाता है। वैसे अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करेंगे तो अर्थ क्रस्ट में जो है मेजर रूप में हमें एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन ये चीज़ें जो हैं वो देखने को जो है वो मिलती हैं, ये पता होना चाहिए। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि पूछ लेता है कि सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है अर्थ क्रस्ट पर, तो वो सिलिकॉन जो है वो आ जाएगा, ये सेकंड मोस्ट है। फर्स्ट तो आपको पता चल गया एल्यूमिनियम, सेकंड मोस्ट पूछा गया तो वो कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। आगे बोलते हैं विच स्टेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए इन 2023 हैज़ मेड डोनाल्ड ट्रंप एक्स प्रेसिडेंट इन एलिजिबल फॉर सीकिंग इलेक्शन। तो बोलते हैं यूएसए के किस राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2023 में भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया था? तो कौन सा ये कोर्ट था जिसने डोनाल्ड ट्रंप को जो था वो चुनाव लड़ने के लिए जो था वो जो है वो अयोग्य ठहराया था? तो वो था कोलोराडो का कोर्ट, कोलोराडो कोर्ट। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से इतना ही रखिए, करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है ये, अगर पूछा गया तो इस तरह से पूछ लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई द विनर कंट्री इन जापान ओपन मेंस सिंगल बैडमिंटन 2022 फ्रॉम
द कंट्री फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बोलते हैं कि जापान ओपन 2022 में एकल पुरुष का बैडमिंटन में जो प्रथम स्थान आया है उस देश की पहचान कीजिए जिसका ये प्रथम स्थान जो है वो यहाँ पर रहा है। प्रथम स्थान जापान ओपन था और जापान का ही प्रथम स्थान यहाँ पर देखने को मिला था। जापान, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इनका नाम क्या था? इनका नाम आपने ध्यान रखना है, केंटा निशिमोतो जो था वो इनका, निशिमोतो जो था वो इनका नाम था, ये आपने ध्यान रखना है। केंटा निशिमोतो इनका नाम था, ठीक है जी। और ये जापान ओपन जो है, जापान ओपन मेंस सिंगल बैडमिंटन 2022 का टाइटल इन्होंने जीता है। जापान के ही ये रहने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं कि महिलाओं का खिताब किसने जीता है, वुमेन सिंगल का किसने जीता है, तो वो अकाना यामागुची है एक, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। अकाना यामागुची है एक, इनके द्वारा जो है वो ये जीता गया है ये खिताब, ठीक है जी। और महिलाओं में ये अकाना यामागुची कहाँ की हैं? ये जापान की ही प्लेयर हैं, ये भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इंटरनेशनल स्त्रियों के विरुद्ध जो हिंसा समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है उसकी पहचान कीजिए, कब ये मनाया जाता है? तो ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी नवंबर 25 जो है वो बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाएगा। नवंबर 25 को ये इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है वो मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे मैं अभी रिवाइज नहीं करवाऊंगा क्योंकि जो भी मंथ होता है उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट डे हम पढ़ते हैं उसको हम साथ साथ में रिवाइज करते रहते हैं। यहाँ से एक ही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उन डेज़ के नोट्स आपने बनाए हों विद थीम, जो भी हम बताते हैं वो नोट्स आपने बनाए हों तो वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ये तो अभी मैंने वीडियो में बताया भी था जिस दिन पेपर था उससे एक दिन पहले ही, कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर मैंने बताया था नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है, ऑप्शन सी सही आंसर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी वो भी मैंने बताया था, 1972 में इसकी स्थापना की गई थी, वो भी हमने जाना था। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। UNDP है हमारे पास, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही स्थित है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा में स्थित है। और इसके अलावा वर्ल्ड वाइल्ड फंड आता है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में जो है वो स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। नाटो काफ़ी चर्चा में रहता है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और आसियान कंट्रीज़ का हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता में स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में जो है वो स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है एक, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क USA में जो है वो स्थित है। इसी तरह वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो है वो स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना कब की गई थी और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है वो आप कमेंट करके बताएंगे। आपका भी रिवीजन साथ में होना ज़रूरी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है यहाँ से अगर आप अच्छे से इनको सीरियसली लेते हैं। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग करेक्ट रैंक ऑफ USA बैंक लेमन ब्रदर्स विच कोलैप्स्ड इन अगस्त 2008 फॉर शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। बोलते हैं US का एक बैंक है लेमन ब्रदर्स जो अपर्याप्त पूंजी के कारण अगस्त 2008 में अचानक ढह गया था, कोलैप्स हो गया था। उसकी स्थिति, उसका रैंक की पहचान कीजिए कि उसका रैंक जो है वो क्या है। तो उसका रैंक जो है वो क्या है? उसका रैंक है क्वेश्चन नंबर 30 का 4th रैंक है उसका, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 4th रैंक उस बैंक का है जो कोलैप्स हो गया था 2008 में। यहाँ से ही मैं 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ आपको। पहला क्वेश्चन पूछ लेंगे कि लेमन बैंक USA का था, कब कोलैप्स हुआ था? 2008 में कोलैप्स हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। और लेमन बैंक कहाँ का बैंक है? ये USA का बैंक है, एक क्वेश्चन आपने ये ध्यान रख लेना है। और उसका रैंक तो आपने जान ही लिया, 4th इसका जो है 4th लार्ज बैंक था ये आपको पता होना चाहिए। 4th लार्ज बैंक था जो कोलैप्स हुआ था। और देखो एलाइड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो एलाइड की टेस्ट सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप एलाइड की टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं। एलाइड की टेस्ट सीरीज़ अगर आप ऑनेस्टली प्रैक्टिस करेंगे तो ये एलाइड के साथ साथ आपके बाकी एग्जाम के लिए भी आपको प्रिपेयर करेगी और बहुत ज़्यादा हेल्प आपकी करेगी। इसके अलावा
टेलीग्राम पर अगर अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके लिए क्या है जो आपको कमेंट करके जो है वो अभी बताना है। क्वेश्चन है आपके लिए कि एक हंटर कमीशन आया था। ये हंटर कमीशन जो था वो एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन था। एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन था, कौन से ईयर में ये कमीशन आया था हंटर कमीशन, ये आप कमेंट करके बताएंगे। हंटर कमीशन कौन से ईयर में आया था। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंट।